हेलो बच्चों, YouTube के हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविदेव के कवित्त, जिसमें कि कविदेव ने बसंत ऋतु को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। कविदेव यहाँ बसंत को एक शिशु के रूप में देखा है, और वो भी कामदेव का राजा शिशु पुत्र। जिस प्रकार एक शिशु के आने से घर में चारों तरफ रौनक आ जाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ ऋतु बसंत के आने पर पूरे वातावरण में खुशियाँ छा जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। द्रुम, पलना, पलना का मतलब पलना होता है, और द्रुम का मतलब वृक्ष होता है। ठीक है, केकी मोर, कीर तोता, कंजकली कमल की कली, और मदन मतलब आपके कामदेव। ठीक है, तो चलते हैं व्याख्या पे। कवि देवदत्त कहते हैं कि वसंत, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, द्वार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन जी गोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, हुरित पराग सो उतारो कर राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। बच्चों, अब व्याख्या करते हैं इसका। यहाँ पे कवि देवदत्त बसंत को एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाल पर नए नए पत्तों के पालने रूपी बिछौना पर झूलना बताया है कि किस तरह से बसंत झूल रहा है। ठीक है, फूलों का ढीला ढाला झबला शोभा दे रहा है बसंत रूपी शिशु के शरीर पर, अर्थात बसंत के आते ही पेड़ पौधे नए नए पत्ते और पुष्पों से सज धज कर शोभा देने लगते हैं। पवन उसके पालन को झुलाते हैं। किसको? बसंत रूपी बालक के पलने को पवन अर्थात हवा झुलाते हैं। कोयल उसके पलने को झुलाती है और ताली बजाकर अपनी खुशी जाहिर करती है। जिस प्रकार से हमारे घर में एक नया शिशु मेहमान आता है, और जिस तरह से हम उसकी देखभाल करते हैं, उसको खिलाते हैं, खिलाते हैं, ठीक है, जिस तरह से उसको खुश करने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बसंत का बालक के रूप में वर्णन करते हुए कवि कहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हम अपने घर आए नन्हे मेहमान के साथ करते हैं, ठीक उसी तरह से प्रकृति उस बसंत के साथ, बसंत रूपी बालक के साथ कर रही है। फिर आगे कवि कहते हैं कि उरित पराग सो उतार कर रायनून। यहाँ पे कवि कहते हैं कि कमल की कली रूपी नायिका जिसके सर पर लता रूपी साड़ी है, ठीक है, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, जिसके सिर पर लता रूपी साड़ी है, वह अपने पराग कणों रूपी नमक राई से बालक बसंत की नजर उतार रही हैं। जिस तरह की आम घरों में महिलाएं छोटे से नन्हे से बालक को राई नून से उसकी नजर उतारती हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ कवि बसंत रूपी शिशु का नजर उतारने की बात करते हैं। कह रहे हैं कवि की, आगे कहते हैं, मदन महीप जू को बालक बसंतता। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ये बसंत बालक कामदेव महाराज का पुत्र है, जिसे प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, सुबह गुलाब चुटकियां बजाकर जगाते हैं। अर्थात जब गुलाब सुबह खिलने को होता है, गुलाब की कली जब सुबह खिलती है तो थोड़ा सा चटकती है, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कवि। कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे बसंत रूपी शिशु को गुलाब अपने चुटकियां बजाकर जगा रही है। ठीक है, तो ये था कवि देवदत्त का कवित्व, पहले कवित्व का भावार्थ। अब चलते हैं दूसरे कवित्व पे। दूसरे कवित्व में कवि देवदत्त पूर्णमासी की रात को आकाश और धरती किस तरह से खूबसूरत बना देते हैं, और कितना शोभायमान होता है वह रात,
पूर्णमासी वाला, उसके विषय में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं। फटिक शिला निसो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहरत भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध कोसो फेन फैल्यो आगन फरस मंद, तारासी तरुणिता में ठाड़ी झील मिली होती, मोती ने की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी पुजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ठीक है, तो कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। फटिक अर्थात एक स्फटिक रत्न होता है, पत्थर, ठीक है, जो कि बहुत ही पारदर्शी होता है। और शिलानी अर्थात शिला यानी कि पत्थर, शिला पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा। और आगे उदधि मीन्स समुद्र, उमगी यानी उमड़ना, अमंद यानी कि अमंद, मंद मतलब कम, और अमंद मतलब कम न होना। ठीक है, भित्ति यानी दीवार को हम बोलते हैं भित्ति। ठीक है, मल्लिका पुष्प है एक प्रकार का, और मकरंद यानी कि फूलों का रस, और आरसी मीन्स आईना होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं व्याख्यान पे। इस कवित्व में कवि पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दर्शाया है। वे कहते हैं कि चांदनी रात में संसार दुधिया दिखाई देने लगता है, और ऐसा लगता है कि मानो फटिक शिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, संसार स्फटिक से बना एक सुंदर मंदिर हो, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। चांदनी इतनी पारदर्शी है कि कवि की नजरें जहां तक जाती है, उन्हें वहां तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है, बीच में कोई भी दीवार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा है। ठीक है, धरती पर फैली चांदनी की जो रंगत, बाहर त भीतर लो भीति न दिखाए देव को बाहर भीतर कुछ भी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है, सब कुछ पारदर्शी है, कहाँ क्या बाहर है क्या भीतर है ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि धरती पर फैली चांदनी की जो रंगत है, उसकी जो सफेद है, सफेदी, जो चांदनी सफेद होती है, उसकी उजाला जो है, तो जो सफेदी है वो फर्श पर, ठीक है, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस मंद, फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है। चांदनी रात की जो सफेदी है वह कैसी प्रतीत होती है? दूध के फेन के समान। ठीक है, तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिलमिती होती। ठीक है, तो और उसकी स्वच्छता दूध की बुलबुले की समान झीनी और पारदर्शी है। दूध के बुलबुले जो होते हैं, किसी भी चीज के बुलबुले पारदर्शी होते हैं, और दूध बहुत ही सफेद उज्जवल होता है। तो चांदनी रात को दूध के फेन के समान बताया है कवि, और कहते हैं कि तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिलमिती होती, मोती ने की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उस फेन में तारे ऐसे लगते हैं जैसे सुंदर सुसज्जित किशोरियां खड़ी हों। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मोतियों को अधिक चमक मिल गई हो। ठीक है, बेल के फूल को रस मिल गया हो। उस चांदनी रात की जो उज्ज्वलता है, सफेदी है, उसका वर्णन करते हुए ऐसा कवि कह रहे हैं कि संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो गया है कि पूरा आकाश आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। पूरा आकाश दर्पण की तरह लग रहा है, जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है, और इन सबके बीच पूर्णमासी का जो चांद है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे यह चांद नहीं बल्कि राधा का प्रतिबिंब हो। यहाँ उन्होंने चांद की तुलना राधा से नहीं बल्कि राधा के प्रतिबिंब से किया है।
ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये व्याख्या अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।